नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। वैसे आमतौर पर देखा जाता है संधि सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही कठिन विषय माना जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संधि बिल्कुल कठिन विषय नहीं है, केवल पढ़ने का फ़र्क है। हम वास्तविकता में क्या करते हैं कि जब भी संधि पढ़ते हैं तो केवल उसकी परिभाषा को रट करके सीधे हम संधि के भेदों तक पहुंच जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि हम संधि पढ़ते समय केवल संधि की परिभाषा को रट कर नहीं, बल्कि उसे समझते हुए और उसके अलावा कुछ और अन्य बातों को समझते हुए अगर आगे बढ़े तो संधि जैसा कोई आसान विषय नहीं होगा। और जैसा कि आप सबको विदित ही है, हमने पहले वीडियो में बात की थी कि कोई भी किसी भी भाषा में अगर हमें किसी भी भाषा में हमें अपने भावों को अभिव्यक्त करना है, अपने विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमारे पास साधन है। वो क्या है? भाषा के माध्यम से हम वाक्य बोल करके हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब ये वाक्य जो हैं वो किससे बने हुए होते हैं? ये वाक्य बने हुए होते हैं शब्दों से, और ये शब्द जो हैं ये किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं वर्णों से। तो वर्ण विचार जो हम पढ़ रहे थे, वर्ण वाले टॉपिक में हम अब तक वर्ण पढ़ चुके हैं, संस्कृत वर्णमाला, और उन वर्णों के उच्चारण स्थान भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो उन वीडियो को पहले देखिए, उसके पश्चात ही संधि का अध्ययन करें, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि इस वीडियो का अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। चलिए आइए, बिना समय व्यर्थ गवाए हम अपना विषय शुरू करते हैं। संधि। सबसे पहले संधि जो है संधि शब्द ये कैसे बना है? हालांकि 10वीं तक की कक्षाओं के लिए जानना जरूरी है, लेकिन इतना विशेष भी नहीं। केवल हमें इतना ध्यान में रखना है कि संधि शब्द जो है वो सम उपसर्ग आता है, सम उपसर्ग के बाद धा धातु और उसके बाद की प्रत्यय, ये तीनों मिलकर के संधि शब्द का निर्माण करते हैं। और संधि शब्द जो है, अगर पूछा जाए कि संधि शब्द है वो खुद कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, तो ध्यान रहे संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। फिर से, संधि शब्द सम उपसर्ग के साथ धा धातु और की प्रत्यय लगाने से संधि शब्द बना है, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। आगे बात करते हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ मतलब संधि का मतलब क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है मेल या योग या मिलना अथवा तो संहिता। मेल यानी मिलना, मेल या मिलना, या फिर योग का मतलब होता है जुड़ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम गणित पढ़ते हैं तब हमें 2+2 करने के लिए दिया जाता है छोटी कक्षाओं में, और हम उसका उत्तर लिखते हैं 4। अब ये क्या है? ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं योग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? योग। बस यही तो संधि है। गणित में हम संख्याओं को मिलाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा 2+2 बराबर हुए 4, और देखिए 2 और 2 मिलाने से कुछ ना कुछ यहाँ परिवर्तन हुआ है ना। बस ठीक इसी प्रकार से यदि हम वर्णों को आपस में मिलाए, वर्ण और वर्ण, इन दोनों वर्णों को मिलाते हैं, तो ये एक प्रकार से योग हुआ इन दोनों का, या इनका मेल हुआ, ये आपस में मिल गए। बस इसी का नाम संधि है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मेल, योग अथवा मिलना। संहिता शब्द क्या है? अभी आगे मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। वैसे संधि का ही एक दूसरा नाम संहिता है। चलो इस शब्द के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। अक्सर फिर से बताऊंगा कि अक्सर हम लोग परिभाषाओं को रट लेते हैं, लेकिन उसका शब्दशः अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम
जानकारी नहीं रखते और इसी कारण से संधि हमारे लिए बड़ा ही कठिन विषय होता है। लेकिन इसकी परिभाषा को समझिए। दो वर्णों के, सबसे पहले इस शब्द को देखो, वर्ण। मैंने वर्ण शब्द लिखा है यहाँ पर, न कि शब्द। वर्ण और शब्द में फ़र्क है, क्योंकि शब्द जो है वर्णों का समूह जो होता है, सार्थक समूह, उसको हम शब्द कहते हैं, जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता हो, तो उसे हम कहते हैं वर्ण। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि 2 + 2 ये गणितीय संख्या है और इनको मिलाने से 4 हुआ, या 2 + 3 इनको मिलाया तो 5, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। बस ठीक इसी प्रकार से हमें समझना है कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों को मिलाने से, दो वर्णों को जोड़ने से उन वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार को कहते हैं जो परिवर्तन। दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ही, और उसे ही हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। 1 मिनट के लिए हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ये मान लो कोई एक व्यक्ति है और ये एक दूसरा व्यक्ति है। अब देखिए, ये दो व्यक्ति हैं, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, इनमें आपस में मेल जोल बढ़ेगा, तब इन दोनों में परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? मानिए कि इस व्यक्ति में कोई अच्छे गुण हैं और इसके साथ, इस दूसरे वाले व्यक्ति के साथ रहने से इसके जो अच्छे गुण होंगे वो इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो इस व्यक्ति में परिवर्तन हुआ ना। इसके अंदर जो गुण हैं वो इस व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे। बस ये परिवर्तन होना, इसी का नाम संधि है। क्योंकि संधि का एक और नाम है मित्रता, आपस में मित्र बन जाना। और जब हम आपस में मित्रता करते हैं तब हमारे व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आता है। यहाँ मैं केवल अच्छाइयों की ही बात करूँगा, क्योंकि विद्यार्थी कभी भी बुरे नहीं होते। तो इसके अंदर की अच्छाइयाँ इसमें आएगी और इसके अंदर की अच्छाइयाँ इसमें आएगी। तो ठीक इसी प्रकार से जब भी हम दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। दो वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अथवा तो हम दूसरी भाषा में इस प्रकार से भी बात कर सकते हैं कि वर्णों का बिना किसी व्यवधान के, वर्णों का, ध्यान से पढ़िएगा, वर्णों का बिना किसी व्यवधान के अथवा बाधा, बिना बाधा के विकार जो होता है, विकार के साथ आपस में मिलना ही संधि है। देखिए, दो वर्ण आपस में मिलते हैं, लेकिन यहां एक शब्द आया है व्यवधान शब्द। व्यवधान मतलब बिना किसी बाधा के। आपने ऐसा देखा ही होगा, ये एक कक्षा है मान लीजिए, और यहां कुछ विद्यार्थी बैठे हुए, ये मान लो कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब भी कोई विद्यार्थी बैठता है कक्षा में तो अक्सर देखा जाता है कि मित्रता जो होगी वो कहाँ होगी? या तो इन दोनों के बीच होगी, अथवा तो इन दोनों के बीच होगी, अथवा तो इन दोनों के बीच होगी, या इन दोनों के बीच होगी। हमेशा संधि इस प्रकार होती है। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि ये वाला लड़का और इस वाले लड़के से आपस में संधि हो गई, दोस्ती हो गई? नहीं, क्योंकि संधि के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है नज़दीकी। बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से देखिए, ये कोई लड़का है और ये एक और लड़का है, ये तीसरा और लड़का है। जब भी ये लड़के आपस में मिलते हैं ये तीनों, तब इन दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता होगी, इन दोनों के बीच में मित्रता होगी। लेकिन ये और ये, पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर, पहले और दूसरे के बीच में मित्रता होगी, दूसरे और तीसरे के बीच में होगी, लेकिन पहले और तीसरे के बीच में मित्रता इतनी घनिष्ठ नहीं होगी जो इन दोनों के बीच में है या इन दोनों के बीच में है। तो इसलिए संधि का एक नियम ये भी कहता है कि वर्णों का बिना व्यवधान के मिलना, वर्णों का आपस में बिना व्यवधान के मिलना, बिना किसी रुकावट के मिलना, बीच में कोई तीसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। जब भी दो वर्ण आपस में मिल रहे हो तब उसमें कोई तीसरा वर्ण नहीं होना चाहिए।
और फिर वर्णों का बिना किसी व्यवधान के बाधा के विकार के साथ आपस में मिलना, विकार के साथ, परिवर्तन के साथ जब भी मिलेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होगा। बस उस आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी का नाम संधि है। उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने आपको जो परिभाषा बताई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वर्णों का बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी दूसरे वर्ण के बीच में आने से उसके अंदर जो आपस में जो एकदम नजदीक नजदीक है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों के आपस में मिलने से इनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। एक शब्द ऊपर आया था संहिता। संहिता शब्द जो है ये संधि की महत्वपूर्ण एक शर्त होती है। संधि के लिए महत्वपूर्ण शर्त क्या है कि अगर ये शर्त होगी तो इस शर्त पर हम खरे उतरेंगे तो ही संधि कर सकते हैं, और उस शर्त का नाम है संहिता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि संहिता शब्द जो है अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं संहिता क्या होता है। वैसे संहिता एक प्रकार से संधि का ही दूसरा नाम है। अगर हम संधि कहे चाहे संहिता कहे, दोनों एक ही बात है। क्या होता है संहिता? संहिता का मतलब है दो वर्णों की अत्यंत निकटता को ही संहिता कहते हैं। दो वर्ण जब आपस में बहुत ज़्यादा परस्पर निकट आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, ठीक उसे ही हम संहिता कहते हैं। दो वर्ण जब आपस में अत्यधिक निकट आ जाए तो उसका नाम ही संहिता कहा जाता है। चलिए अब देखिए, हमने यहां बात की थी एक तो बिना किसी बाधा के, यहां दो शब्द हमारे आए थे नए। एक तो व्यवधान। व्यवधान का मतलब बाधा नहीं होनी चाहिए, और बाधा कब नहीं होगी? जब वर्णों में आपस में संहिता होगी। संहिता का मतलब जैसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे मैं नाम लिखता हूं मनोज, फिर से लिखूंगा मनोज। अब इस वर्णों में आपस में निकट निकट वर्ण कौन से हैं देखते हैं। म, लेकिन म को हलंत करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ण तो है ही नहीं म तो। हाँ, अब ये शुद्ध व्यंजन हुआ, इसमें अ जुड़ा हुआ है, फिर न, फिर ओ, फिर ज और फिर अ। इस प्रकार से यहां देखो ये दोनों वर्ण आपस में निकट हैं, ये दोनों वर्ण आपस में निकट है, ये दोनों वर्ण आपस में निकट है, ये आपस में निकट है और ये दोनों आपस में निकट हैं। अगर मैं बात करूं कि म और न को जोड़ना है तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते। कारण क्योंकि बीच में व्यवधान है, इस अ का व्यवधान है। बस यही व्यवधान नहीं हो तो आपस में क्या होती है? संहिता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि म और अ के बीच में संहिता है, अ और न के बीच में संहिता है, न और ओ के बीच में संहिता है, ओ और ज तथा ज और अ के बीच में भी संहिता है। उसके बाद में दूसरा शब्द आया था विकार। अब देखिए विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। अब ये परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है? आइए हम परिवर्तन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। विकार, विकार कैसे कैसे होगा? तो विकार के लिए कुछ यहाँ जो छठी से 10वीं तक के बालकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तथा रीट की तैयारी करने वाले मेरे भाइयों के लिए भी, मेरे भाइयों और बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये वीडियो। इसलिए मैं जो महत्वपूर्ण विकार जो है, जो ज़्यादातर संधियों में उपयोग में आते हैं, मैं उन विकारों की बात करूँगा यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहला नियम है दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण होना। दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण होना, ये हुआ विकार। विकार का मतलब परिवर्तन। जैसे देखिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी बताया है, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। अब देखिए ये व जो है ये क्या शुद्ध वर्ण है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस व में अ जुड़ा हुआ है। तो ये इस शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वो क्या होगा? अ। और इसका पहला वर्ण जो है वो क्या होगा? आ। अब देखिए अ और आ ये जब आपस में जुड़ते हैं, वैसे हम संधि के नियम आगे पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि दो वर्ण ये अ है और ये आ है, जब ये दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे और इन दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है जिसका नाम है आ। अब हमारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये आया क्या? नहीं,
यहाँ ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ और ये दोनों आपस में जुड़ गए। इन दोनों को आपस में जोड़ने से एक नया वर्ण बना जिसका नाम है आ। बस इन दो वर्णों के स्थान पर अ और आ, ये देखो जब अ और आ मिले तो वर्ण बना आ, और बस ये जो आ बना है ये एक प्रकार से परिवर्तन हुआ। मतलब पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण, ये जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तब एक वर्ण आदेश हो जाता है, एक आदेश हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं एकादेश। मित्रों, इन शब्दों को जो पीछे लिखे हुए हैं इनको कुछ विशेष प्रकार से, जैसे एकादेश है, आगे आएगा आदेश आएगा, लोप आएगा, आगम आएगा, इन शब्दों को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। दो वर्णों के स्थान पर किसी एक नए वर्ण का आना उसे हम कहते हैं, किसी एक वर्ण का आना, किसी नए वर्ण का आना, फिर से सुनिएगा, दो वर्णों के स्थान पर किसी भी नए वर्ण का आना वही क्या कहलाता है, एकादेश कहलाता है। एक परिवर्तन इस प्रकार से हो सकता है। चलिए आइए बात करते हैं दूसरे परिवर्तन की। दूसरा परिवर्तन कैसे होगा? दो वर्णों के नजदीक आने से केवल पूर्व वर्ण में परिवर्तन होना। जब दो वर्ण आपस में निकट आए तो केवल पूर्व वर्ण में, अब देखिए यहां जैसे मैंने समझाया हुआ है आपको, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब देखिए यहां सु में स और उ है, तो सु का सबसे अंतिम वर्ण क्या होगा, उ। उ और उसके बाद में यहां है आ। जब ये उ और आ आपस में मिलते हैं, उ और आ आपस में मिलते हैं तो यहां नियमानुसार क्या होता है, केवल पूर्व वर्ण में परिवर्तन होना। पूर्व वर्ण, पूर्व यानी प्लस के आगे वाला, प्लस के पहले वाला जो वर्ण है उसमें परिवर्तन होना, केवल इस उ में परिवर्तन होगा। और इस उ के स्थान पर जो है शब्द वो क्या बनेगा, व। इस उ के स्थान पर जो बनेगा वर्ण वो है व। अब देखिए इससे पहले वाला जो हमने नियम पढ़ा था एकादेश वाला, एकादेश में हमने क्या पढ़ा था कि आगे वाला और पीछे वाला दोनों वर्ण आपस में जुड़ जाते थे, जबकि यहां मैंने क्या किया, केवल और केवल पूर्व वर्ण में परिवर्तन करके उ के स्थान पर व कर दिया है। आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये बनने वाला जो भी वर्ण होगा वो क्या बनेगा, उ के स्थान पर व हो गया, और फिर इस व हलंत व में आ जुड़ गया तो ये पूरा वर्ण मिलकर के बनेगा वा। तो इस प्रकार से दो वर्णों के नजदीक आने से केवल पूर्व वर्ण में परिवर्तन होना। पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अभी पूर्ण आया है, अगले नियम में परवर्ण भी आएगा। दोनों शब्दों को हम साथ में समझ लेते हैं। जैसे कोई भी ये शब्द है, संधि हमेशा दो शब्दों के ये जो अंतिम वर्ण है और इसका पहला वर्ण, इन दोनों की आपस में संधि होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है। ये प्लस जो है ना, अगर आप इसको व्यवधान मानते हो तो ये केवल एक साइन होता है। जैसे हम जोड़ करते हैं ना, तो 2 + 2, तो यहां केवल आपको ये बताने के लिए कि इन दोनों को आपको जोड़ना है, इसलिए ये प्लस का निशान है। यहां ये प्लस का निशान मतलब ये नहीं होता कि यहां आपने 4 कर दिया उसके बाद में ये प्लस का निशान भी यहां कर दिया, नहीं, इसका तात्पर्य कभी ये नहीं होता। तो ये केवल एक दोनों वर्णों को जोड़ने के लिए केवल एक चिन्ह मात्र है। तो ये और ये, यहां वाला वर्ण और यहां वाला वर्ण, ये आपस में बिना किसी व्यवधान के मिलते हैं, मतलब यहां संहिता है और संहिता के कारण संधि होगी। तो जब ऐसे वर्ण को देखते हैं तो ये शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण, इसको हम कहते हैं पूर्व वर्ण। संस्कृत की भाषा में इसको क्या कहेंगे, पूर्व वर्ण। और ये बाद वाला जो होता है इसको हम कहते हैं परवर्ण। तो जिस संधि में केवल और केवल पूर्व वर्ण के स्थान पर, केवल पूर्व वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होगा तो उसे हम कहेंगे आदेश। और अगले नियम में हम ये पढ़ेंगे कि अगर यहां वाला वर्ण जो है परवर्ण, जिसको कहेंगे बाद वाला वर्ण, प्लस के बाद वाला वर्ण, उस वर्ण को हम क्या कहेंगे, परवर्ण। तो ये परवर्ण है, इसमें अगर परिवर्तन होता है, केवल परिवर्तन इसमें होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी हम आदेश ही कहते हैं। तो देखिए, दो वर्णों के नजदीक आने से केवल पूर्व वर्ण में परिवर्तन होना उसे हम कहते हैं आदेश, और दो वर्णों के नजदीक आने से केवल बाद वाले वर्ण में परिवर्तन होना, केवल और केवल बाद वाले वर्ण में परिवर्तन, बाद वाला वर्ण अर्थात परवर्ण। तो इस परवर्ण में परिवर्तन होना उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी आदेश ही कहते हैं। मतलब देखिए यहां एक शब्द लिखा हुआ है कृष प्लस न। अब इस न जो है
इस न में परिवर्तन, ये जो कृष प्लस नह में वास्तविकता में न हलंत है आगे वर्ण, और यहाँ षटकोण वाला है। तो इस न वर्ण जो है, इस न वर्ण के स्थान पर न आदेश हो जाना, ये क्या हुआ, बाद वाला वर्ण। ये न जो है ना, ये परवर्ण कहलाता है, और इस परवर्ण के स्थान पर न आदेश हुआ। केवल और केवल इस श नहीं बदलेगा, क्योंकि पूरा रूप क्या बनेगा, कृष्णः। अब यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो न में हुआ है, और न का परिवर्तित रूप क्या होगा, ण। तो यहाँ संधि जो हुई है वो केवल यहाँ पर हुई है, न के स्थान पर ण हुआ है। तो ये भी एक प्रकार से आदेश ही है। अब तक हमने तीन नियम पढ़े। अगर प्लस के आगे वाले और बाद वाले दोनों वर्ण में परिवर्तन होकर के कोई नया वर्ण आ जाता है तो इसे तो हम कहते हैं एकादेश। पहली बात, एक नियम। दूसरा और तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर इस वाले वर्ण में परिवर्तन हो प्लस के, या प्लस के बाद वाले, मतलब ये पूर्व वाले वर्ण में परिवर्तन हो अथवा तो पर वाले वर्ण में परिवर्तन हो, उसको हमने संज्ञा दी है आदेश होना। अब ये आदेश शब्द क्या है? आदेश को एक प्रकार से हम ये समझ सकते हैं, जैसे मानिए हम कक्षा में बैठे हुए हैं और कक्षा में 3 की सीट पर बैठे हुए हैं, और 3 जनों की सीट पर गुरुजी ने आदेश दिया कि यहाँ पर पहली वाली जो सीट है, ये जो सीटें हैं, यहाँ पर पहली वाली सीट पे जो है यहाँ पर 3 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, और यहाँ पर गुरुजी ने आदेश दिया कि यहाँ जो लड़का बैठता है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ साफ दिखाई नहीं देता, तो गुरुजी का आदेश है कि इस लड़के को आगे बिठाओ यहाँ। अब देखिए यहाँ सीट केवल और केवल 3 जनों की है। अब 3 जनों की सीट है तो यहाँ चौथे का बैठना संभव नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक विद्यार्थी को माना कि इस विद्यार्थी को यहाँ जाना पड़ेगा, तब ये विद्यार्थी यहाँ आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। तो ये हुआ आदेश। किसी वर्ण को हटा करके उसके स्थान पर दूसरा वर्ण का आना, वो कहलाता है आदेश। और एक होता है आगम। चलिए आगे हम नियम जब आएगा तब आगम की बात करेंगे। अगला नियम है 2 वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाना। लोप का मतलब होता है गायब हो जाना। लोप का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। सिंपल सी भाषा में हम समझे तो आपने एक फिल्म तो देखी होगी, मिस्टर इंडिया, और मिस्टर इंडिया जो है वो क्या हो जाता है, गायब। ठीक उसी प्रकार से किसी वर्ण का गायब हो जाना, दिखाई न देना, हट जाना वहाँ से, उसी को कहते हैं हम लोप। तो 2 वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाना, जैसे हमने यहाँ पढ़ा रामः प्लस आगच्छति, ये शब्द है हमारे पास रामः आगच्छति। अब इसमें ये जो रामः जो है संधि करने से इस विसर्ग का हो जाएगा लोप, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ विसर्ग का हो गया लोप। तो यहाँ ऊपर तो था रामः आगच्छति और यहाँ नीचे केवल सिर्फ क्या बचा, राम आगच्छति। यहाँ विसर्ग जो है वो हट गया, मिस्टर इंडिया बन गया। इसका मतलब कि विसर्ग यहाँ से हट चुका है। तो यहाँ संधि जो होती है उसको हम क्या कहेंगे, ऐसी इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोप कहते हैं। आगे बात करते हैं 2 वर्णों के बीच में किसी अन्य वर्ण का आ जाना, उसको कहते हैं आगम। आगम क्या है, ध्यान से समझिए। अभी मैंने आपको आदेश समझाया था। आदेश में क्या था कि यहाँ मान लो 3 विद्यार्थियों की सीट थी और हमने क्या किया, इस विद्यार्थी बालक को दिखाई नहीं दे रहा था तो इसलिए इस विद्यार्थी को यहाँ भेज दिया और इसके स्थान पर इस विद्यार्थी को यहाँ हमने भेजा था। ये तो हुआ आदेश, मतलब किसी को हटा करके उसके स्थान पर नया वर्ण आना, उसको कहते हैं आदेश। अब देखिए एक बड़ी सी कॉमन सी बात है, आपने बस में यात्रा की होगी और बस में जब भी हम यात्रा करते हैं, मान लो ये एक बस है, तो इस बस में मान लेते हैं ये 3/2 की बस है। 3/2 मतलब समझते ही होंगे आप। यहाँ 3 जन व्यक्ति इस तरफ वाली जो सीटें हैं इस पर 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं और इस तरफ वाली सीटों पर 2 व्यक्ति। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, बस पूरी फुल भरी हुई है और यहाँ पर हम 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 की सीट है और 3 ही व्यक्ति बैठे हुए हैं, और तभी कोई स्टॉप आया और स्टॉप से एक व्यक्ति आया और हमने देखा कि वो हमारा परिचित है
अब देखा कि पूरी बस में कहीं भी खाली जगह नहीं है और हमने उसको क्या किया, हमने उसको अपने पास ही बिठा दिया। अब देखिए सीट कितने की है, 3 की, और हमने बिठाया कितने लोगों को, 4 को इस पर बिठाया है। मतलब ये क्या हुआ, आगम। आगम का मतलब किसी वर्ण को हटाना नहीं है, जो बैठे हैं ना उनके बीच में किसी वर्ण को बिठा देना। आदेश में क्या होता है, किसी को हटा करके उसके स्थान पर किसी को बिठाना, और आगम का मतलब होता है किसी वर्ण को बीच में बिठा देना, उसी का नाम होता है आगम। क्या होगा आगम में, कि 2 वर्णों के बीच किसी अन्य वर्ण का आ जाना। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, वृक्ष प्लस छाया। अब देखिए ये दोनों शब्द है, वृक्ष भी एक शब्द है, छाया भी एक शब्द है, जबकि इन दोनों की बीच में संधि होती है तब इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा, इसमें बीच में एक वर्ण आ जाता है जिसको कहते हैं च वर्ण। अब ये च वर्ण आ गया तो ये क्या होगा, वृक्ष छाया। तो ये च का आगम हुआ, ना तो इसमें से क्ष में से कोई हटा, क्ष में से अ वगैरह कुछ भी नहीं हटा, और या यहाँ छ छतरी वाले में से भी कुछ नहीं हटा, तो यहाँ बीच में क्या, कौन सा नया वर्ण आया, च वर्ण, और इसी को हम कहते हैं आगम। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक समझ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था, यहाँ 2 वर्ण थे, एक तो था हमारे लिए व्यवधान मतलब बाधा, और बाधा कब नहीं होगी, जब संहिता होगी। संहिता का मतलब वर्णों में आपस में निकटता होगी, तो किसी भी प्रकार की बाधा का सवाल उत्पन्न नहीं होता। तो एक तो ये शब्द समझ में आया। दूसरा हुआ विकार। विकार मतलब परिवर्तन। परिवर्तन किस किस प्रकार से हो सकता है, तो परिवर्तन के बारे में हमने 5 प्रकार पढ़े परिवर्तनों के। एक तो 2 वर्णों के स्थान पर किसी नए वर्ण का आना, उसे कहते हैं हम एकादेश। फिर 2 वर्णों के नजदीक आने से केवल पूर्व वर्ण अथवा तो पर वर्ण में परिवर्तन होना, उसे हम कहते हैं आदेश। एक हमने देखा 2 वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाना, लोप का मतलब होता है गायब हो जाना। और अगला हमने देखा कि 2 वर्णों के बीच किसी अन्य वर्ण का आना। अन्य वर्ण का आना मतलब बीच में कोई नया वर्ण आ जाता है, उसे हम कहते हैं आगम। अब यहाँ एक चीज और हमें पता चलती है कि देखिए किसी को हटा करके उसके स्थान पर दूसरे वर्ण को बिठाया जाए तो ये उससे शत्रुता का भाव आता है। तो आदेश हमेशा जो होते हैं, ध्यान से समझना, आदेश हमेशा किसके जैसे होते हैं, शत्रुवत। शत्रुवत यानी शत्रु की तरह। और आगम जो होता है, आगम हमेशा किस तरह होता है, मित्रवत, मित्र की तरह होता है। अब ये कल उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आदेश में क्या होता है, यहाँ 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं और इसमें से किसी को हटा करके उसके स्थान पर किसी तीसरे व्यक्ति को लाना, ये तो हो गया आगम। तो उससे शत्रुता का भाव होता है, इसलिए इसको आदेश हमेशा शत्रुवत होते हैं। और आगम जो होता है वो मित्रवत होता है। मित्रवत का मतलब यहाँ 3 जने बैठे थे और चौथा और आ गया और उसको भी हमने यहाँ बीच में स्थान दे दिया, तो वो होता है आगम। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में केवल हम ऊपरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसके ज़्यादा मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा टेंशन नहीं दूंगा। कारण ये है कि संधि वैसे भी सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा कठिन विषय माना जाता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आगे वाली संधियों के जो वीडियो आएंगे उनको देखेंगे तो आपको ईजिली एकदम शांतिपूर्वक समझ में आ जाएगा और बड़े अच्छे से समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। हमारे मन में एक सवाल आता है, सर संधि करे क्यों, कहाँ करे, करे क्यों करे, मतलब 2 वर्ण आपस में आएंगे, मिलेंगे, अर्थात 2 अगर विद्यार्थी आपस में मिलेंगे तो उनके बीच में मित्रता होनी स्वाभाविक है। तो वैसे ही 2 वर्ण आपस में जब बहुत ही नज़दीक आएंगे संहिता के विषय में, संहिता का मतलब होता है नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक, बिना किसी बाधा के अगर बीच में आते हैं, पास में आसपास में आते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन सर ये संधि कहाँ कहाँ करे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि संधि जो है संधि कहाँ होगी, तो इसके लिए ध्यान से हम देखेंगे। संधि हमेशा इन 3 स्थानों पर संधि हमेशा होती है, और यहाँ पर संधि होती तो है लेकिन हमारी खुद की इच्छा पर। कौन कौन सी 3 जगह जहाँ संधि हमेशा होगी, तो पहली जगह है एक पद में या एक शब्द में। जब किसी का नाम होता है, एक शब्द होता है, नाम या कुछ भी, एक ही शब्द मतलब जैसे किसी का नाम है रमेश, और यहां हम संधि विच्छेद करके वो क्या बोल सकते हैं, किसी का नाम है रमेश तो रमा प्लस ईश इधर आइए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या,
किसी का नाम रमेश है तो क्या हम उसे ऐसे पुकार सकते हैं, रमा प्लस ईश इधर आइए? नहीं। मतलब अगर कोई एक शब्द है तो उसमें हमेशा संधि हमें करके ही बोलना होगा, हम उसमें विच्छेद युक्त पद का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब एक पद में हमेशा संधि होती है। दूसरी बात, धातु और उपसर्ग में जब भी उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द या धातु के आगे आता है और प्रत्यय हमेशा पीछे आता है। तो उपसर्ग के बाद अगर कोई धातु है तो यहाँ हमेशा ही संधि करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं, न्यवसत, ये एक शब्द है न्यवसत। अब इसमें देखो नी उपसर्ग है और अवसत धातु है, नी प्लस अवसत। अब ये नी प्लस अवसत जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि नी प्लस अवसत, इसको अलग अलग हम अगर कहीं भी बोल रहे हैं या वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो नी प्लस अवसत हम नहीं बोल सकते, इसको हमें न्यवसत ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब भी धातु और उपसर्ग का, ये बात हम जब उपसर्ग पढ़ेंगे तब भी हमें ध्यान में रखने वाली बात है ये, कि जब भी उपसर्ग और धातु आए तो वहां पर हमें हमेशा ही संधि करनी ही पड़ेगी, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अब तक हमने 2 स्थान पढ़े जहां हमेशा संधि होगी। कहां कहां होगी? एक तो एक ही शब्द में या एक ही पद में, संस्कृत में शब्द को पद बोलते हैं, और आगे पद के बारे में हम चर्चा करेंगे। धातु और उपसर्ग में, जब उपसर्ग और धातु जब आपस में जुड़ते हैं तब हमेशा ही वहां संधि होती है। और एक होता है सामासिक पद में, समास, जहां समास होता है वहां पर भी हमें संधि करनी पड़ती है। इन स्थानों पर हमेशा संधि होगी। जैसे समास का एग्जाम्पल देखते हैं, देवस्य आलयः, और बनता है देवालयः, देवस्य आलयः। अगर आप मान लो देवालय, देवालय का मतलब होता है मंदिर। क्या अगर आप मंदिर जा रहे हैं और आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, भवान कुत्र गच्छसि, भवान कुत्र गच्छति, अगर हम इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई आपसे पूछता है कि भवान कुत्र गच्छति और आप ये बोले कि देवालयः, तब तो वो सही है। लेकिन हमें यहाँ विग्रह करके कि अहम देवस्य आलयः गच्छामि, मैं भगवान के मंदिर में जा रहा हूँ, ऐसा बोलना उचित नहीं माना जाता है। तो इन 3 स्थानों पर संधि हमेशा होती है। और चौथा स्थान है जहाँ वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। वक्ता की इच्छा मतलब वाक्य में स्वयं की इच्छा पर निर्भर। अगर कोई वाक्य बोल रहे हैं तो वहाँ संधि करनी है या नहीं, वो हमारी खुद की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे देखते हैं, एक कोई सेंटेंस है, अत्र कह अस्ति, यहाँ कौन है। अगर ये कोई वाक्य है तो यहाँ एक संधि होती है, कह प्लस अस्ति के बीच में कोस्ति। तो हम चाहे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अत्र कोस्ति या अत्र कह अस्ति। अब यहाँ संधि करनी या नहीं करनी ये हमारी इच्छा पर निर्भर है। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो उस वाक्य में अगर 2 शब्दों के बीच में, 2 शब्द जो हैं उनके वर्णों के बीच में यदि कोई संधि होती है तो वहाँ हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम संधि करें अथवा तो नहीं करें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा 2-3 मिनट और संधि के प्रकारों के बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है, संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि किए हुए वर्णों को अलग अलग करना। देखिए अब तक हमने क्या किया था, हमने जोड़ा, जैसे अ और अ को जोड़ा तो बन गया आ, ये हम वर्ण में पढ़ चुके हैं। अ और अ को जोड़ा तो क्या बन गया, आ। लेकिन अब वापिस इस जोड़े हुए वर्ण को, आ को वापिस इस रूप में लाना, इसको हम कहते हैं विच्छेद। संधि किए हुए वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जब हमने किसी वर्णों के बीच में संधि कर ली है, उनको फिर से अलग अलग करना, तो यही हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे संधि का मतलब होता है वर्णों को मिलाना और विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग अलग करना। आइए अब हम थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं, और वो है संधि के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। संधि के प्रकार 3 क्यों बनाए गए? वैसे बड़ी कक्षाओं में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें 5 भेद भी जानने को मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः 6ठी से 10वीं तक की कक्षाओं के लिए 3 भेद जानना आवश्यक है। अब देखिए संधि के 3 प्रकार ही क्यों बने। जैसा कि हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, वर्णों के प्रकार।
कौन कौन से थे? एक तो थे स्वर वर्ण, उसके बाद में एक थे व्यंजन, और इसके बाद में कुछ चिन्ह थे जिसको हमने नाम दिया था अयोगवाह। अयोगवाह। अब देखिए ये 3 प्रकार। अब इसमें से स्वर जो हैं, अगर स्वर स्वर के साथ मिलते हैं, स्वर प्लस स्वर, तो वहाँ होती है स्वर संधि। ये एक प्रकार आ गया हमारा संधि का, और स्वर संधि को ही हम अच संधि भी कहते हैं। स्वर और स्वर मिलने से जो संधि होती है उसका नाम है स्वर संधि, और इसे ही हम अच संधि के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे भेद आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कैसे बनी? व्यंजन संधि में हमने देखे कि व्यंजन वर्ण हैं जो वो कितने होते हैं? 33 वर्ण है। और इसके अलावा अयोगवाह के जो चिन्ह हैं उसमें से विसर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे वर्ण जो अनुस्वार जो है, अनुस्वार ज़्यादातर प्रयोग में आता है, तो अनुस्वार जो है वो भी व्यंजन वर्णों में ही आएगा संधि के मामले में। मतलब व्यंजन संधि जिसे हम कहते हैं उसमें अनुस्वार से संबंधित जो संधियाँ होती है वो भी इसी में आती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर व्यंजन है और व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, व्यंजन के बाद कोई स्वर आ जाए अथवा व्यंजन आ जाए, तो इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि का ही दूसरा नाम है हल संधि। अगर व्यंजन के बाद स्वर आ जाए अथवा तो व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए तो उसी का नाम होता है व्यंजन संधि। बात करते हैं तीसरा, विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि, अयोगवाह वाले चिन्हों में केवल हमने विसर्ग को लिया, और विसर्ग के बाद में चाहे तो स्वर आए अथवा तो व्यंजन आए, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि के महत्वपूर्ण हमने 3 भेद पढ़ लिए। ये संधि के प्रकार कितने होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार। स्वर संधि, और स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि। दूसरा आता है व्यंजन संधि, और उसी का दूसरा नाम है हल संधि। और तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर, आगे भी स्वर होगा और पीछे भी स्वर होगा। व्यंजन संधि अथवा हल संधि में क्या होता है? आगे व्यंजन होना आवश्यक है, पीछे स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। और विसर्ग संधि, आगे विसर्ग होगा और पीछे स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, जब भी हमारे सामने कोई सवाल आता है, कोई प्रश्न आता है कि निम्न में से संधि पहचानिए, हम सीधा क्या करते हैं पता है? हम सीधे इनके भेदों की तरफ दौड़ने लगते हैं। यहाँ कौन सी संधि होगी? स्वर होगी। हम केवल ये विचार नहीं करते कि ये स्वर संधि का भेद हो सकता है, व्यंजन का भेद हो सकता है, या विसर्ग का हो सकता है, ये विचार नहीं करते। हम सीधा देखते हैं यण संधि है, अयादि संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, केवल उसमें, और वहीं जाकर के हम फंस जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें पहले इन तीनों में से निर्धारित कर लेना है कि इन तीनों में से कौन सी संधि है। तो इसके लिए बड़ा ही अच्छा तरीका है, फॉर्मूला है कि प्लस के ठीक आगे यहाँ जो शब्द है, यहाँ एक शब्द है और इस शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, यहाँ जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण कौन सा है उसको पहचान लीजिए। अगर यहाँ पर स्वर है तो आप स्वर संधि के जो भेद है उसमें से देखिए कौन सा है। अगर व्यंजन आता है मतलब ये व्यंजन संधि का कोई भेद होगा, और अगर यहाँ पर विसर्ग आता है तो ये विसर्ग संधि का भेद होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रथम वर्ण जो है, प्रथम वर्ण का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यहाँ वाला सबसे प्लस के ठीक आगे वाला जो वर्ण है, ध्यान रहे वर्ण कह रहा हूं मैं, शब्द नहीं, इस शब्द में से अंतिम वर्ण अगर यहाँ स्वर है, मान लो ये अ है, मतलब ये स्वर संधि का कोई भेद होगा। अगर मान लो यहाँ कोई व्यंजन है तो ये व्यंजन संधि का भेद होगा, और अगर यहाँ पर कोई विसर्ग है तो विसर्ग संधि होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके बाद में संधि की परिभाषा। परिभाषा से हमें 2 शब्द मिले, एक तो संहिता या व्यवधान। तो व्यवधान नहीं आना उसे ही हम संहिता कहते हैं, अर्थात 2 वर्णों के मध्य में अत्यंत निकटता, उसी को हम संहिता कहते हैं। ये पढ़ा। उसके बाद में विकार, विकार कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो विकार ज़्यादातर जो है वो संधि में जो काम में आने वाले हैं वो ये 5 विकार हैं। एक तो होता है एकादेश, मतलब 2 वर्णों के स्थान पर एक वर्ण हो जाना।
एक होता है आदेश जिसमें पूर्व वर्ण, केवल पूर्व वर्ण अथवा तो केवल पर वर्ण, पूर्व यानी पहले वाला वर्ण और पर यानी बाद वाला वर्ण, उसके स्थान पर ही परिवर्तन होना, उसे हम कहते हैं आदेश। उसके बाद में दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का लोप हो जाना, प्लस के आगे वाले या बाद वाले वर्ण का किसी का लोप हो जाना, उसको कहते हैं लोप होना, ये लोप वाला परिवर्तन है। और एक परिवर्तन होता है आगम। आगम का मतलब दो वर्णों के बीच में किसी वर्ण का बीच में आकर के बैठ जाना, उसको कहते हैं आगम। उसके बाद में हमने बात की संधि कहाँ कहाँ होगी, तो हमने 3 स्थान देखे जहाँ संधि अवश्य ही होगी, नित्य होगी, मतलब हमें वहाँ करनी ही है। और वो 3 स्थान कौन कौन से थे? एक शब्द में धातु प्लस उपसर्ग, उपसर्ग प्लस धातु जब इनको जोड़ते हैं तब वहाँ पर, और सामासिक पदों में। संधि कहाँ हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, चौथे स्थान पर भी संधि होती है, लेकिन वहाँ हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, हम चाहे तो संधि करें, हम न चाहे तो संधि नहीं करें। और वो स्थान कौन सा है? वाक्य में कर्ता अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब मैं वाक्य अगर मुझे बोल रहा हूँ मेरी इच्छा है तो मैं संधि करूंगा, मेरी इच्छा नहीं है तो मैं संधि नहीं करूंगा। उसके बाद में हमने पढ़ा संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि में जहां हम वर्णों को जोड़ रहे थे उन्हीं वर्णों को फिर से अलग कर देना, उसको हम कहते हैं संधि विच्छेद करना। संधि के भेदों के बारे में पढ़ा। संधि के प्रकार कितने होते हैं? मुख्यतः संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनकी पहचान भी हमने कर ली कि अगर प्लस के आगे जो वर्ण है, यहाँ पर प्लस के आगे जो शब्द है उस शब्द का अंतिम वर्ण जो है, इसमें अगर यहाँ स्वर होगा तो ये स्वर संधि है, व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि है, और विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि होगी। वैसे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। मेरा उद्देश्य वैसे इस वीडियो में कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर करके कमाना नहीं है, लेकिन आपसे मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि इस लॉकडाउन के समय में अगर मैं कोई मदद कर सकता हूं तो वो यही है, मैं शिक्षा के माध्यम से मैं घर बैठे ऑनलाइन बच्चों तक कुछ पहुंचा सकूं, मेरे विद्यार्थियों तक को कुछ पहुंचा सकूं। जहां मैं पढ़ाता हूं मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल जिला जालोर में, वहाँ काफ़ी बच्चे उम्मीद लगाए रहते हैं कि हाँ अगर लॉकडाउन नहीं होता तो सर हमें कुछ पढ़ाते, लेकिन मेरी यही इच्छा है कि मैं घर बैठे भी उनको कुछ पढ़ा सकूं। इसलिए कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मॉडर्न विजडम के तो सारे बच्चे इसको सब्सक्राइब कर ही लेना। हाँ, दूसरे विद्यार्थियों के लिए मैंने मना नहीं किया है, मैं कहता हूँ अधिक से अधिक विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो किसी भी संस्था में पढ़ रहा हो, किसी भी जिले में पढ़ रहा हो, मेरा उद्देश्य केवल है अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाना। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।